जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के क्लास में हम सब बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के एक कंप्लीट थ्योरी हम आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, अगर द्विघात समीकरण दिया हो तो उसको कितने विधियों से हल कर सकते हैं। साथ ही साथ उस जो द्विघात समीकरण होता है, उस द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक समीकरण को समझते हुए। आपको हम बताना चाहेंगे कि समीकरण क्या होता है, समीकरण के प्रकार, और उस समीकरण में से जो पॉइंट हम लोग का है, अगर बात करें तो द्विघात समीकरण ही मेन चीज है, तो उसको हम लोग जानेंगे। आपको हम बताएंगे कि मैथमेटिक्स किस तरह से आसान है और किस तरह से हार्ड है आज के क्लास में। अगर कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाए तो किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, क्यों ना आपका एनसीईआरटी हो, स्टूडेंट फ्रेंड हो या भारतीय भवन हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक यदि आपको दिया जाए तो आप निश्चित तौर से उसको कंप्लीटली बना सकते हैं। उसके प्रत्येक क्वेश्चनों का आप सॉल्यूशन इजी तरीके से आप दे सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी, आज हम सब शुरू करेंगे और इसका खत्म कहाँ करेंगे तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों पर। द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है मूलतः तीन है, जैसे कि आपको पता होगा गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र या श्रेणीधाराचार्य विधि, और नंबर 3 जो है पूर्ण वर्गीकरण विधि। ये तमाम चीजें जानेंगे। साथ ही साथ एक विवेचक वर्ड आता है, विवेचक या विविधकर, जिसको डी से व्यक्त किया जाता है। इसका वैल्यू अगर क्या होता है और किन कंडीशन में हल वास्तविक होते हैं, किन कंडीशन में अवास्तविक होते हैं, कब वास्तविक और समान होता है, कब अवास्तविक होता है, तमाम चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त साथी, यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो निश्चित तौर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको इस क्लास को करना चाहिए, निश्चित तौर से फुल वॉच करनी चाहिए, ताकि आप कंप्लीटली द्विघात समीकरण के बारे में जान जाए। चलिए तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या क्या पॉइंट है, कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले हम सब बात करने वाले ये है, आपका क्लास 10वीं के लिए क्लासेज है, और जिस 10वीं क्लास का यहाँ अगर बात करें तो 10वीं क्लास में लेसन 4 में हम सबको पढ़ना है। क्यों ना आपका एनसीईआरटी हो, क्यों ना हो आपका स्टूडेंट फ्रेंड हो, या किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, वहां पे लेसन 4 की ही बात की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप इसको देखते हैं तो आप क्लास 11 के भी अगर छात्र हैं, 11 में जाइएगा तो वहां भी द्विघात समीकरण को देखने को मिलेगा, बट वहां पे कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि यहाँ पे काल्पनिक विधियों का काल्पनिक मान का हल नहीं किया जाता है, लेकिन वहां पे वास्तविक मान का, यहाँ वास्तविक की बात की जाती है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। लेसन 4 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे दोस्त साथी, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले समीकरण। जैसे कि हम आपको पिछले दो क्लास में यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो आपको बता देना चाहते हैं कि हम लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 तीन क्लासों का रिकॉर्डेड क्लासेज हम आपको प्रस्तुत कर चुके हैं, जहां पे कंप्लीट थ्योरी की बात की गई है। ये आपका 4 नंबर क्लासेज है, और इस क्लास में भी हम आपको समीकरण का जिक्र कर रहे हैं, तीसरे में भी जिक्र किए थे, और इसके साथ साथ हम आपको दूसरे लेसन में भी समीकरण के बारे में बताए थे। समीकरण को समझने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल बराबर का है। एवरीवन, ये जो सिंबल है ये किसका? ये बराबर का सिंबल है। और मेरे प्यारे दोस्त साथी, जब एक व्यंजक की तुलना, ये है व्यंजक और ये भी है व्यंजक, जब एक व्यंजक की तुलना दूसरे व्यंजक से किया जाता है, जब एक व्यंजक की तुलना दूसरे व्यंजक से बराबर के साथ किया जाता है, तो ये समस्त पद जो होता है समीकरण कहलाता है। आपको बता देना चाहते हैं कि समीकरण का अंग्रेजी जो होता है इक्वेशन होता है, इक्वेशंस होता है, और इस इक्वेशन में वर्ड देखा जाता है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर या समान, बराबर या समान, बराबर या समान। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी, अगर इसमें बराबर का सिंबल ना दिया जाए, बराबर नहीं का सिंबल दिया जाता है, दो व्यंजकों के बीच में जब बराबर नहीं का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कि या तो ये बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा, यानी ग्रेटर देन नहीं तो लेस देन। इस वैल्यू कहते हैं से अधिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर देन, और इसको कहते हैं से कम या से छोटा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लेस देन। तो मेरे प्यारे दोस्त साथी, जब दो व्यंजकों की तुलना जब बराबर नहीं से किया जाता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल से तुलना किया जाता है, तो समस्त जो पद होते हैं उसको असमीकाएं कही जाती है। क्या कही जाती है? असमीकाएं कही जाती है। इसी तरह से अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पे बात की गई है समीकरण को लेकर। देखिए समीकरण क्या है? जब
जब दो व्यंजकों की तुलना बराबर से की जाती है तो समस्त पद जो होता है वह समीकरण कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्त साथी, आपको बता देना चाहते हैं समीकरण रिमार्क की बात किया जाए, अगर रिमार्क को लेकर बात करते हैं, रिमार्क नंबर 1, समीकरण में गणितीय जो संकेत होता है, समीकरण में गणितीय संकेत जो होता है ये वाला सिंबल जुड़ा रहता है, ठीक है, ये निश्चित तौर से होता है। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो, 2x + 3 = 0, ये भी समीकरण है। फिर 2x² + 7x - 8 = 0, ये भी समीकरण है। x - 8 इक्वल क्या होगा, 5x + 8, ये भी क्या है, समीकरण है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त साथी, समीकरण के प्रकार को समझते हैं और जानेंगे हम आपको कि समीकरण के प्रकार के साथ साथ उसके बाद हम टॉपिक के डिस्कस करने वाले हैं द्विघात समीकरण को, है ना। तो आइए समझते हैं। कहता है द्विघात जो समीकरण है वो समीकरण कई प्रकार के होते हैं, इसमें से समीकरण मूलतः देखा जा रहा है तो 3, एक है जना कहते हैं एक घातीय समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण कहते हैं और त्रिघात समीकरण को घन समीकरण कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में जानते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो ये समझ चीज है और साथ ही साथ इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये कैसे दिखता है, किस रूप में दिखता है, तो ये कुछ ऐसे दिखता है। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इस रूप में दिखता है, किस रूप में दिखता है, ax + b = 0, यानी यहां पे वैल्यू जो होगा x के अधिकतम घात 1 होते हैं। सेम उसी तरह से द्विघात की जब बात की जाती है तो द्विघात समीकरण में बात किया जाता है कि x के अधिकतम घात जो होता है वो 2 होता है और इसका जो व्यापक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म है, ये कैसे दिखता है, तो कुछ ऐसे दिखता है। कैसे, ax² + bx + c = 0, जहां a की बात की जाती है कदापि भी a, 0 नहीं होगा। सेम उसी तरह से बात किया जाता है त्रिघात बहुपद, जिसको घन समीकरण कहते हैं, और घन समीकरण की बात आती है कि जो घन समीकरण है, इस घन समीकरण का क्या जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d = 0, इस रूप का होता है। बट कंडीशन द सिचुएशन क्रिएटिंग a not equal 0, मतलब कदापि भी यहां नेवर a not equal 0, कभी भी इसका मान a, 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले चीजों को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी, यहां पे हम लोग जिस पॉइंट की बात कर रहे थे, जो लेसन का नाम है, जो मूल मुद्दा जो है, जो कम पॉइंट जो है, वो कम पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सब बात करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, किसके ऊपर, द्विघात समीकरण के ऊपर। जो हम लोग का लेसन है, मेन पॉइंट जो पढ़ने हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी परिभाषाएं क्या होती है, कहता है कि कोई इक्वेशन दे दिया जाए और उसमें जो चर होना, उस चर का अधिकतम घात यदि 2 आपको मिल जाए, चर के अधिकतम घात 2 हो तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसकी पहचान के क्या तरीकाएं हैं, इसको हम बता दिए कि वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसकी पहचान का क्या तरीका है, तो मेरे प्यारे दोस्त साथी, इसका व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a बराबर नहीं 0 होता है। ठीक है, a बराबर नहीं 0। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त साथी, और भी अगर पॉइंट के ऊपर बात करें तो यही द्विघात समीकरण जो होता है, ये द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होता है। अब कहिएगा सर 2 प्रकार के कैसे, कौन कौन, तो देखो मेरे प्यारे दोस्त साथी, यहां पे द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, इस रूप का होता है। अगर इस रूप का है तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब बिल्कुल ऐसे दिख रहा हो, बराबर 0 हो।
अगर ऐसे दिख रहा हो तो द्विघात समीकरण है, लेकिन वो उस द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन अगर इस रूप में नहीं दिख रहा हो, कहीं ऐसे दिखने लगे, है ना, ax² प्लस बी इक्वल 0 ऐसे दिखने लगे, या इसके साथ साथ आपको ऐसे भी दिखने लगे ax² प्लस सी बराबर 0 ऐसे दिखने लगे, तो क्या ये शुद्ध है? नहीं है ना, ये पूरा का पूरा नहीं है। जब पूरा का पूरा नहीं है तो इसको अशुद्ध कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्त साथी, यानी द्विघात समीकरण दो तरह के हो गए, एक शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया और दूसरा जो हो गया अशुद्ध द्विघात समीकरण हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप इस पॉइंट को समझे होंगे, द्विघात, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो द्विघात समीकरण है, इसके चर के अधिकतम घात जो होता है, चर के अधिकतम घात कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। जब 2 घात हुए ना, तो इतना बात याद रखना मेरे प्यारे दोस्त साथी, घात जितने उतने शून्यांक, जितनी घात उतनी शून्यांक, यानी 2 घात तो 2 शून्यांक। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त साथी घात 2 हो गए तो शून्यांक भी 2 हो गए, और 2 शून्यांक कौन कौन? एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। अब देखिए शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध। अब शून्यांक और गुणांक क्या होता है ये जरा सोचिए, समझिए, है ना। देखो भाई साहब, जो द्विघात समीकरण ये हो गया, अब इस द्विघात समीकरण में जो चर है, चर के गुणा में जो जो होता है उसको कहा जाता है शून्यांक। क्या कहते हैं? शून्यांक। जैसे यहाँ x² का शून्यांक कौन है? a है। x के शून्यांक कौन है? b है। और c क्या है? अक्षर पद है। क्या है? अक्षर पद है, कांस्टेंट है। इसी तरह से आप आइएगा तो अल्फा और बीटा जो होता है, आपको पता है कि अल्फा और बीटा जो होता है ये क्या है? शून्यांक है, या इसका मूल बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? मूल। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्त साथी कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में 2 शून्यांक होता है और इनके बीच में संबंध होता है। कुछ ऐसे संबंध होता है जैसे कि शून्यांकों के योग को अल्फा प्लस बीटा से व्यक्त करते हैं, है ना। शून्यांकों के योग को अल्फा प्लस बीटा से व्यक्त करते हैं, जिसका मान होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और वही शून्यांकों के गुणनफल, जो गुणनफल होता है उसको अल्फा इंटू बीटा से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है c/a। तो शून्यांकों का योग -b/a और शून्यांकों का गुणनफल c/a, ये होता है इसका सूचकांक। ठीक है, संबंध। आइए, तो जैसे यहाँ पे हम आपको बताया द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं वो 2 होते हैं, अल्फा और बीटा हो। अब जो बात कर रहा है कि अगर द्विघात, कहीं कहीं द्विघात समीकरण में उसका शून्यांक दे देता है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं देता है। मेरे कहने का मतलब, कभी कताल मेरे प्यारे दोस्त साथी, कभी द्विघात समीकरण देता है तो उसका क्या ज्ञात किया जाता है? मूल ज्ञात किया जाता है, अल्फा बीटा ज्ञात किया जाता है। अब कभी कताल क्या होता है कि मूल दे देता है तो उसका क्या ज्ञात किया जाता है? शून्यांक ज्ञात, मूल दे देता है तो निकाला जाता है द्विघात समीकरण। तो आइए इसको समझिए। देखिए, यदि अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण के लिए बहुत बेहतर सूत्र होता है। ये सूत्र होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। इसको यहां तक हम जो है आपको बता दिए कि जो द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात समीकरण को ज्ञात करना हो और ऐसे सिचुएशन में यदि अल्फा और बीटा दिया गया हो तो द्विघात समीकरण को कैसे ज्ञात किए जाते हैं, है ना। द्विघात समीकरण को कैसे ज्ञात किए जाते हैं? यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दिया हो तो द्विघात समीकरण कुछ है इस तरह से ज्ञात किया जाता है। यानी इसके लिए सूत्र जो अप्लाई किया जाता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। यदि द्विघात समीकरण दिया हो और उस द्विघात समीकरण में उसका जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, और जहां a बराबर नहीं 0 के सिचुएशन में हो तो ऐसी हालात में क्या होती है कि इसमें एक वैल्यू निकाली जाती है। इसी में से, ये दिया हुआ वैल्यू में से, इसी में से b² माइनस 4ac जो मान निकाला जाता है, इस वैल्यू को, इस पूरे मान को d कही जाती है। डी का मतलब क्या होता है? इस पूरे मान को विवेचक या विविधकर कहते हैं, विवेचक या विविधकर कहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त साथी, यहाँ पे 3 सिचुएशन होता है इस विविधकर को लेकर। ठीक है,
इसको डी से व्यक्त किया जाता है। आप एक बार याद रखिएगा इस चीज को कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो, उसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो मान है उस मान को विविधकर या विवेचक कहते हैं। और ये जो विवेचक और विविधकर जो होता है, इसके जो वैल्यू होते हैं 3 सिचुएशन में होता है। एक वैल्यू पॉजिटिव, दूसरा एक शून्य होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, तीसरा निगेटिव होता है। यानी कहने का मतलब यदि हम संख्या रेखा पर इसको देखें तो एक संख्या रेखा हम बना दिए, ठीक है, और ये संख्या रेखा पे आप जानते हैं कि पूर्णांकों की बात होती है तो शून्य पूर्णांक होगा। इस साइड मापी गई दूरियां 1 2 3 यानी इंफिनिटी तक होता है ना, और इस साइड जो वैल्यू होता है -1 -2 -3 है ना, इधर माइनस इंफिनिटी होता है। तो इसमें से अगर बात किया जाता है लेकर तो कहा जाता है कि जो द्विघात समीकरण इसके वैल्यू इधर जो मापी गई दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यानी कहने का मतलब डी ग्रेटर देन 0। इस साइड वैल्यू जो होता है ना वो डी से क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। और इस साइड जो वैल्यू होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त साथी, डी लेस देन 0 होता है। और यानी ये जो वैल्यू होता है वो निगेटिव वैल्यू होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है वो डी इक्वल 0 होता है। तो मात्र 3 सिचुएशन हुए, और इन तीनों सिचुएशन में जो हल की बात होती है, यहाँ पे हल की मूल रूप से बात होती है कि डी इक्वल जब 0 होता है तो हल होता है द्विघात समीकरण का वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो या पॉजिटिव में उसका मान आता है तो कहा जाता है कि हल कैसा होगा, वास्तविक और असमान। असमान को इसको भिन्न भी कही जाती है, ठीक है, भिन्न भी कही जाती है। वही अगर बात करें डी लेस देन 0 यानी निगेटिव वैल्यू को तो इसको कहते हैं अवास्तविक तथा भिन्न, ठीक है। अवास्तविक तथा भिन्न, और अवास्तविक को काल्पनिक मान भी कही जाती है। अवास्तविक को क्या कही जाती है? काल्पनिक मान। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम वही चीजें हम समझाए हुए हैं, है ना। फिर देखिए इसके बाद यहाँ तीनों सिचुएशन हम एक साथ दिखाना चाहेंगे। अगर d इक्वल 0 होता है तो हल वास्तविक बराबर या समान होता है। जब d ग्रेटर देन 0 होता है यानी वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो वास्तविक और भिन्न देखने को मिलता है। जब d लेस देन माइनस होता है, निगेटिविटी होती है, निगेटिव मान आता है, तो इसको अवास्तविक या काल्पनिक बोल सकते हो, ठीक है। काल्पनिक और दूसरा भिन्न होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी, आपको बता देना चाहते हैं कि जब द्विघात समीकरण होता है, यानी द्विघात समीकरण की जब बातें होती है, तो जो द्विघात समीकरण होता है उस द्विघात समीकरण को मूलतः 3 विधियों से हल किया जाता है। यही द्विघात समीकरण जो आप देख रहे हैं, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 को मूलतः 3 विधियों से हल किए जाते हैं। और ये 3 विधि कौन कौन से हैं? पहले विधि का नाम है गुणनखंड विधि, विधि। दूसरा का नाम है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि, और तीसरा जो है, तीसरा कहते हैं पूर्ण वर्गीकरण विधि, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त साथी। चलिए ये जो हुआ ये 3 हुआ, ठीक है। 3 विधियों से इसको हल किए जाते हैं। चलिए तो आप बात करते हैं एक एक करके द्विघात समीकरण को हल करने वाले विधियों के बारे में बात करेंगे, है ना। जिसमें से सबसे पहले बात करेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधियों से कैसे सवाल को सॉल्व किए जाते हैं, यानी द्विघात समीकरण को कैसे हल किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त साथी, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं द्विघात समीकरण को लेकर, है। द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि की बात करेंगे। गुणनखंड विधि, ठीक है। तो भाई साहब जो गुणनखंड विधि है इसको सॉल्व करते समय हम आपको कुछ उदाहरण के साथ चलेंगे, दोनों एक साथ क्लियर करेंगे हम सब। जैसे हम आपके सामने कुछ उदाहरण ले लिए, उदाहरण के तौर पे हो जा रहा है, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 इक्वल 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। और यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0,
इसको हल करते समय कितनी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो है फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 से 10 में गुना कीजिएगा, यानी यहाँ स्टेप नंबर 1 कहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है, क्या कहता है, ए से सी में मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। ए से किस में गुना किया जाएगा, सी में गुना करें, क्या करें, गुना करें, ठीक है। ए से सी में क्या करें, गुना करें। अब जैसे कि हमने ए से सी में मतलब इसमें फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 का फैक्टर तोड़ेंगे, 10 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 आएगा। दोनों को जोड़ और घटाकर देखेंगे तो हमें मिल रहा है बीच वाला वैल्यू क्या, ऐसे है क्या, तो यही करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप प्लस 7 के बदले में क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5x और प्लस 10 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से दो दो लेंगे, दो दो का कॉमन करने का प्रयास करेंगे। x का यहाँ कॉमन किए तो x प्लस यहाँ पे होगा 2 और इसमें से दोनों में से 5 कॉमन करेंगे तो होगा x प्लस 2, फिर इक्वल क्या होगा, 0 होगा। मेरे प्यारे दोस्त साथी आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, और आगे बढ़ेंगे तो हम सब देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मान है कैसे निकाले जाते हैं। इसमें से आप कॉमन कर सकते हैं, इसमें से आप कॉमन कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा x प्लस 2, दोनों में कॉमन हो रहा है तो x प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया x और वहाँ बच गया प्लस 5, तो ये रहा x प्लस 5। आपको बताना चाहते हैं कि अब ये जो प्लस में उस साइड चला जाएगा माइनस में, x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, सो x बराबर होगा -2 और दूसरा होगा x प्लस 5 बराबर 0, यानी यहाँ प्लस में उधर जाएगा -5 होगा। तो इसमें से जो मान निकला वो एक हुआ अल्फा और दूसरा मान हुआ बीटा, एक हुआ अल्फा और दूसरा मान हुआ बीटा। तो ये तरीकाएं हैं गुणनखंड वृद्धि से हल करने का। क्या किया जाता है, फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका फैक्टर तोड़ा जाता है, उसके बाद देखा जाता है जोड़ घटाव करके बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मान पुटिंग किया जाता है, उसके बाद कॉमन किया जाता है, एक्स का मान निकाली जाती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये गुणनखंड विधि आप समझ गए होंगे। अब बात करने वाले हैं द्विघात सूत्र को ज्ञात करने के लिए तरीका। तो द्विघात सूत्र को जानने से पहले हम आपको पूर्ण वर्गीकरण विधि बताते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्गीकरण विधि से चलिएगा तो उसके बाद आपका जो है ना मान जो है जल्दी ही आपका उसी से द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो आइए इसको सीखते हैं। कौन, पूर्ण वर्गीकरण विधि, ठीक है, पूर्ण वर्गीकरण विधि। तो पूर्ण वर्गीकरण विधि में बात करेंगे किस चीज को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल 0 को, ठीक है। इसमें पहला स्टेप कहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि एक्स स्क्वायर के गुणा को सब में भाग लगा दो, एक्स स्क्वायर के गुणांक को सभी पदों में भाग लगाओ। तो भाई साहब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को सभी पदों में भाग देने पर, ठीक है, सभी पदों में भाग देने पर। चलिए इसको नोट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां सब में भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक ए हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक ए, एक्स स्क्वायर गुणांक ए, एक्स स्क्वायर गुणांक ए। अब ये इससे कट जाएगा तो यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां बच जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए बराबर 0, ये मान होगा। फिर इसके बाद साथ ही साथ अब आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये वाला वैल्यू है, अब दूसरा स्टेप में क्या किया जाता है, 1/2 एक्स स्क्वायर के गुना का होल स्क्वायर करके दोनों पक्ष में जोड़ देते हैं। आपको समझ में नहीं आया, हम आपको समझाते हैं, आइए इधर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है 1/2 गुने एक्स के गुणांक, ठीक है, अब का होल स्क्वायर कीजिए। कहने का मतलब बराबर का चिन्ह देते हैं, 1/2 कर देते हैं, फिर एक्स के गुणांक कितना है, b/a का होल स्क्वायर कर देते हैं, गुना कीजिए, इधर होगा b/2a का होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, ये होता है।
इसको नोट कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, माइनस सी बाई ए। दोनों पक्ष में आपको इसको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ दीजिए, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, इस इधर भी आगे जुड़ेगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दो साथी, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को मिलेगा मान ये, देखिए क्या मिलेगा। आप इसको गौर से देखो, ये एक फॉर्मूला पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये एक फॉर्मूला पे जाएगा, यानी ए स्क्वायर कहने के मतलब क्या हुआ, एक्स का होल स्क्वायर पे जाएगा। आप प्लस इसको लिख सकते हैं टू, हाई ए का काम कर देगा, हाई बी का काम करेगा, एक्स आ बी का काम करेगा ये बी बाई टू ए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त साथी, इस साइड आओ, यहाँ पे माइनस सी बाई ए आ प्लस बी स्क्वायर आ, दो का वर्ग होगा 4 ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये आगे बढ़ते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस सूत्र पर टूटता है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर कहने का मतलब ए का काम कौन कर रहा है, एक्स, बी का काम कौन कर रहा है, बी अपॉन 2a, ठीक है, बराबर दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब ए के पारा में आप डिवाइड कीजिएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपका माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्त साथी, ठीक है, यहां पे देखिए, आपको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है प्लस माइनस के साथ, तो यहां पे होगा क्या होगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a, इधर जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, माइनस बी बाई 2a, और ये प्लस माइनस, फिर ये होगा रूट के अंदर, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर रहेगा, आगे पीछे लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेन बटे में 2a, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, चलिए अब जो है इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मान मिलेगा x बराबर, दोनों का एलसीएम ले लो भाई, 2a, ठीक है, क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये किसका मान आया, ये x का मान आया। आप इसको गौर से देखोगे तो इसमें दो वैल्यू है, एक प्लस वाला वैल्यू है, दूसरा माइनस वाला वैल्यू है, एक पॉजिटिव मान है और दूसरा निगेटिव मान है। तो जो पॉजिटिव मान है उसको अल्फा बोल दो भाई साहब, क्या बोल दोगे, अल्फा, ठीक है। ओहो, चलिए आइए, तो यहाँ पे अल्फा का जो मान होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, किसका मान होगा, अल्फा का। उसी तरह से बीटा का मान निकालोगे तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये किसका मान हुआ, ये बीटा का। अब जब इसको आप भाई साहब जोड़ोगे ना, एक नंबर, जब अल्फा प्लस बीटा करोगे, दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो ये देखो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ माइनस वाला ले लो भाई, ये माइनस वाला होगा, ठीक है, जोड़ोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचता है माइनस बी बाई ए, और वही बी नंबर लेके चलोगे, अल्फा इंटू बीटा का मान जब ये दोनों को गुना करोगे तो मिलता है सी बाई ए, और यही जो चीज मिला ये मूल है, इसी को मूल कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ये है मूल भाई साहब, ये है मूल, ये है द्विघात सूत्र, इसको मूल ज्ञात करने को बोला जाता है। यही मान निकलता है तो मूल होता है, और इसी को कहते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है, द्विघात। मेरे प्यारे दोस्त साथी, यहाँ पे हम आपको तीनों विधि बता दिया, ठीक है, एक बताए गुणनखंड विधि, दूसरा बताए पूर्णवर्गीकरण विधि, और तीसरा ये रहा आपका द्विघात सूत्र, इससे बनाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक क्लास को देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में लेसन 5 के साथ, है ना, उसका कंप्लीट थ्योरी को जानेंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो 1 लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त साथी सबके पास शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार क्लास को ज्वाइन किए हैं तो निश्चित तौर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।